तो अब ये देखते हैं, यहाँ से हम लोग देखो कमिटीज़ के बारे में पहले देखेंगे। तो जो हमारी लार्जेस्ट कमेटी है ना पार्लियामेंट में, तो दैट इज़ द एस्टिमेट्स कमेटी। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 30 मेंबर्स आर ड्रॉन एंटायरली फ्रॉम द लोकसभा। 30 मेंबर्स आर एंटायरली ड्रॉन फ्रॉम द लोकसभा। वेरस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात करें तो इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, और ये ओल्डेस्ट कमेटी है, 1921 में बनाई गई थी। ओल्डेस्ट कमेटी कौन सी है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1921 में बनाई गई थी, उसमें 22 मेंबर्स होते हैं। और जबकि एस्टिमेट्स कमेटी लार्जेस्ट कमेटी होती है, उसमें 30 मेंबर्स होते हैं, ड्रॉन एंटायरली फ्रॉम द लोकसभा। देन पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन्स एक्सपेंडिचर्स रिपोर्ट्स। एक्सपेंडिचर रिपोर्ट को ये स्टडी करती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी इज़ यूजली हेडेड बाय द पब्लिक, ये MOO क्या है? पब्लिक अकाउंट कमेटी इज़ यूजली हेडेड बाय अ मिनिस्टर ऑफ ऑपोजिशन। मेरे ख्याल से यही होगा, एक बार कंफर्म कर लेना। सो वाइल एस्टिमेट्स कमेटी जो कि 30 मेंबर की होती है, ड्रॉन एंटायरली फ्रॉम लोकसभा, सजेस्ट्स ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ठीक है, तो ये दो इसके मोटे मोटे फंक्शंस हो गए। एस्टिमेट्स कमेटी सजेस्ट्स ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़, वेयर एज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑडिट्स द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट्स। ठीक है, नॉट गवर्नमेंट अकाउंट्स बट एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स। ठीक है, उसको एग्जामिन करती है, एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है। देन पब्लिक अकाउंट कमेटी इज़ यूजली हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ ऑपोजिशन, वाइल द एस्टिमेट्स कमेटी इज़ सजेस्ट्स ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़। देन कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग की बात करें, इसमें भी 22 मेंबर्स होते हैं, जस्ट लाइक पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में भी होते हैं 22 मेंबर, एंड इट इज़ रिलेटेड टू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वर्किंग एंड द डिसइन्वेस्टमेंट्स वगैरह ये देखता है। Now there are 24 department related standing committees of which 16 are in Lok Sabha and 8 are in Rajya Sabha। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, जिसमें से 16 तो लोकसभा में है। कुल कितने हैं? 24 DRSCs हैं, जिसमें से 16 लोकसभा में है, 8 राज्यसभा में है। फिर आर्टिकल 59 सब क्लॉज 1 में लिखा है कि प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माइन्यूट पॉइंट, इसको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, देन कलेक्टिव प्रिविलेज, पार्लियामेंटेरियंस का कलेक्टिव प्रिविलेज। सो prohibition of publications of debates, prohibits strangers from the house and punish members or outsiders for the breach of privileges, prohibition of arrest within the precinct of house without permission from presiding officer, right to immediate information related to arrest, detention, etc. So right to immediate information related to arrest, detention, etc. of a parliamentarian and prohibition of arrest within the precinct of house without permission from the presiding officer। ये सबसे ज़्यादा important point है, prohibition of arrest within the precinct of house without the permission from the presiding officer and right to immediate information related to arrest or detention। then ये है कि punish members or outsiders for breach of privileges and prohibit publications of debates। publications of debates आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सामूहिक प्रिविलेजेस हैं पार्लियामेंटेरियंस के। पब्लिकेशंस ऑफ द डिबेट्स, ऑनगोइंग डिबेट्स, ये नहीं कर सकते। देन इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस की अगर बात करें, सो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज अ विटनेस। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज अ विटनेस इज एन इंडिविजुअल फ्रीडम। Then privilege motion can also be raised against a minister if any fact of a case is withheld by him। Privilege motion can also be raised against a minister if any fact of a case is withheld by him or a distorted version is given। Note that nominated members of parliament can only vote in the election of vice president। ये तो मुझे पता है, बट ये वाला पॉइंट जो है ना, privilege motion can also be raised against a minister if any fact of a case is withheld by him और distorted version प्रस्तुत किया गया है, राइट। फिर हम इसकी बात करें 252 की कंसेंट की बात करें, सो 252 में लिखा है कि हैज़ टू बी इन द फॉर्म ऑफ ए रेजोल्यूशन। 252 says has to be in the form of a resolution passed by the state। ये कंसेंट किस बारे में है? ओनली देन द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट इन द स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट। ये हमने बताया था ना, यूनियन और स्टेट के लिस्ट में 252। ठीक है, तो जो द स्टेट कैन आस्क द यूनियन टू लेजिस्लेट इन द स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट्स, मेरे ख्याल से यही था। सो 252 में यही लिखा है कि हैज़ टू बी इन फॉर्म ऑफ अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द स्टेट। 252 में कंसेंट की बात की गई है, हैज़ टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द स्टेट।
has to be in the form of a resolution passed by the state. Only then the parliament can legislate in the state subject list. ठीक है. Then it cannot be informal permission. Only then the parliament can legislate in the state subject list. All right. It cannot be an informal permission or mere acceptance by the speaker of the state legislative assembly. The 253 says parliament's dominant power in case of international agreements, and 248 states parliament's power in the concurrent list. या फिर कह सकते हैं कि रेसिडुअरी पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट. तो फिर से बता दे रहे हैं. 252 में तो ये है कि state has to formally present a resolution asking the union to legislate in the state's subjects list, and it cannot be an informal permission or mere acceptance by the speaker of the state legislative assembly. That is given in article 252. Then 253 में ये लिखा है कि पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव डोमिनेंट पावर इन केस ऑफ मेकिंग और फुलफिलिंग टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, और आर्टिकल 248 में लिखा है पार्लियामेंट्स पावर रेसिडुअरी पावर इन द कॉन्करेंट लिस्ट. Then the requirement that a candidate contesting an election to the Rajya Sabha from a particular state should be a voter in that particular state has been removed since the amendment of the Representation of People Act 1951 in 2003. Right. Has been removed since the amendment of ROP 1951 in 2003. Now ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. Requirement that a candidate contesting an election to the Rajya Sabha from a particular state should be a voter in that particular state. So this requirement has been called off by amending the Representation of People Act 1951 since 2003. Then interpellation की बात क्या है? Interpellation means a parliamentary procedure of demanding that a government official explains some act or policy. So that is called interpellation. Now question hour होता है 11 AM से 12 PM और 0 hour होता है 12 PM से 1 PM. ठीक है. तो ये तो मुझे पता था, शायद ऊपर मैंने गलत बता दिया था. तो ये जो होता है 12 से 1 वाला दैट इज़ 0 hour एक्चुअली, और जो 11 से 12 होता है दैट इज़ क्वेश्चन आवर. नाउ इंटरपेलेशन मैंने बताया पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है of demanding that a government official explains some act or policy. फिर rule 377 of the ROPCOB, the bills of the joint session as per article 108 are decided by a simple majority. The bills, अब ये कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि रूल नंबर 377 क्या है, इसी सेंटेंस को लिख के पूछ लेगा ट्रू या फॉल्स. द बिल्स ऑफ अ जॉइंट सेशन एज पर आर्टिकल 108 आर टू बी डिसाइडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी, या फिर ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी, बता दो कौन सा सही है. तो इट इज़ सिंपल मेजॉरिटी. ठीक है. देन अनदर सिचुएशन वेयर इन जॉइंट सेशन इज कन्वीन्ड based on intention of the president when more than 6 months have elapsed from the date of reception of the bill by the other house without the bill being passed by it. तो उस केस में भी joint session बुलाया जा सकता है. If the Lok Sabha has dissolved before the president's intent to summon the joint sitting, then the bill lapses. If the Lok Sabha has dissolved before the president's intent to summon the joint session, then the bill lapses. But if the president had already called for the joint session and thereafter the Lok Sabha is dissolved, then joint session will occur in scheduled time. तो ये बहुत ही माइन्यूट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं. देखो मैं फिर समझा दे रहा हूँ. एक तो ये है कि जॉइंट सेशन क्यों बुलाया जाता है. ठीक है. तो अभी तक तीन बारी बुलाया गया है, और वो जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के लिए बुलाया गया था, और बैंकिंग कमीशन के लिए बुलाया गया था एक्ट 1978, और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961. तो उसमें ये होता है कि एक तो सिंपल मेजॉरिटी से डिसाइड होता है, ये हमने देख लिया, ऊपर लिखा है. और दूसरी चीज़ जॉइंट सेशन तब भी उस केस में भी बुलाया जा सकता है जब इंटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट हो. और प्रेसिडेंट का इंटेंशन कब होगा जॉइंट सेशन बुलाने का? व्हेन मोर देन 6 months हैव elapsed from the date of reception of the bill by the other house without the bill being passed by it. Without the मतलब 6 महीने से लेके अगर कोई बिल बैठ जाता है, of course it's not a money bill in this case, तो अगर 6 महीने से ज़्यादा कोई अदर हाउस बिल लेके बैठ जाता है, अगर 6 महीने से ज़्यादा कोई अदर हाउस बिल लेके बैठ जाता है, उस केस में भी प्रेसिडेंट कैन कॉल फॉर अ जॉइंट सेशन. ठीक है. नाउ इफ़ द लोक सभा इज नाउ उस केस में अब एक और केस देखो. इफ़ द लोक सभा हैज़ डिसॉल्व्ड बिफोर द प्रेसिडेंट्स इंटेंट टू समन द जॉइंट सेशन, तो अगर लोकसभा
प्रेसिडेंट के जॉइंट सेशन बुलाने के इंटेंट से पहले ही डिसॉल्व हो जाती है तो फिर बिल लैप्स हो जाता है. लेकिन अगर the other house has sat over the bill for more than 6 months, in which case the president has already declared his intent to call a joint session and thereafter the Lok Sabha dissolves, उस केस में bill doesn't lapses, joint session होके रहेगा. वही लिखा है कि if the president had already called for a joint session and thereafter the Lok Sabha is dissolved, then the joint session will occur in scheduled time. Then moving on, a private member's bill is a bill that is presented by any member other than a minister. About a dozen of private bills have been passed since the independence. A bill does not lapse due to prorogation. Main point यही है, bill does not, यहाँ पे याद रखने वाला, bill does not lapse due to prorogation. And other than a minister वाले bills को हम private members bill बोलते हैं और ऐसे दर्जनों bills अभी तक पास कर दिए गए हैं. Now bill lapse कब होता है कब नहीं होता है उसके बारे में एक ये डिटेल्ड टेबल बना हुआ है. देखो, a bill pending in the Lok Sabha, ये करंट पोजीशन ऑफ द बिल है. a bill pending in the Lok Sabha और उसके बाद मान लो जैसे लोक सभा डिसॉल्व हो जाती है तो द बिल लैप्सेस. a bill passed by the लोक सभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, ये कुछ मेन सिचुएशंस इनको रटना पड़ेगा. तो a bill pending in the लोक सभा तो उस केस में लैप्स हो जाता है. a bill passed by the लोक सभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, उस केस में भी लैप्स हो जाता है. तो ये दो कंडीशंस हो गई कि आइदर लोकसभा में पेंडिंग है या फिर राज्यसभा में पेंडिंग है तो फिर बिल का लैप्स होना तय है. देन अ बिल नॉट पास्ड बाय द टू हाउसेस ड्यू टू डिसएग्रीमेंट इफ द प्रेसिडेंट हैज़ नोटिफाइड द होल्डिंग ऑफ अ जॉइंट सेशन बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, द बिल डज नॉट लैप्स. यही तो मैं ऊपर बता रहा था यहाँ पे. ठीक है, यही मैं ऊपर बता रहा था कि मान लो डेडलॉक हो चुका है और प्रेसिडेंट ने अपना इंटेंट दिखा चुके हैं टू कॉल फॉर अ जॉइंट सेशन and thereafter the Lok Sabha dissolves, then the bill does not lapse. तो वही बात लिखी है, a bill not passed by the two houses due to disagreement, ये वो वाला situation है when the other house sits over the bill for more than 6 months and then if the president has showed his intent through a notification that holding of a joint sitting is necessary even before the dissolution of the Lok Sabha, then the bill does not lapse. तो ये केस मैं ऊपर बता चुका हूँ. Then moving on, a bill pending in the Rajya Sabha but not passed by the Lok Sabha, so a bill pending in the Rajya Sabha but not passed by the Lok Sabha does not lapse. A bill passed by both the houses but pending assent of the president does not lapse. ठीक है, I will come back to 4 later but this is more clear. तो ये वाला मैंने देख लिया, बहुत ही क्लियर है, आसान है समझने में. A bill जो कि pending president's assent है, it does not lapse. A bill passed by both the houses but returned by the president for reconsideration of houses, again it does not lapse. तो ये दोनों केस एक टाइप का हो गया. ठीक है, केस नंबर 5 and 6. तो इन दोनों केसेस में बिल डज नॉट लैप्स. चाहे प्रेसिडेंट उसको रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज दे तो भी बिल लैप्स नहीं होगा, और या फिर a bill pending the assent of president तो भी बिल लैप्स नहीं होगा. ठीक है. Then a bill pending in the Rajya Sabha, which has not yet been passed by the Lok Sabha, तो वो भी does not lapse. ठीक, और ये तो मैं डिटेल में बता ही चुका हूँ. तो कुल मिला के आप यहाँ पे 6 सिचुएशंस में से आप देख सकते हो केवल 2 सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे बिल लैप्सेस, विच इज़ अ बिल पेंडिंग इन द लोक सभा. अभी ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया गया है. ठीक है, तो अ बिल पेंडिंग इन द लोक सभा लैप्सेस. अ बिल पास्ड बाय द लोक सभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, इट ऑल्सो लैप्सेस. बट अभी ये प्रिज्यूम मत करो, जैसा लिखा है वैसे ही रट लो. ठीक है, अ बिल पेंडिंग इन द लोक सभा लैप्सेस. अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट पास्ड ऑलरेडी बाय द लोक सभा ऑल्सो लैप्सेस. तो केवल ये 2 सिचुएशंस हैं जहाँ पे ये लैप्स होता है. देन आर्टिकल 267 की बात करें तो ये कॉन्टिजेंसी फंड है. डिसबर्समेंट नॉट पार्ट ऑफ मनी बिल, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट. सो कॉन्टिजेंसी फंड से जो डिसबर्समेंट किया जाता है ये मनी बिल नहीं होता है. मेनली आपको ये याद रखना है, disbursement from the contingency fund of India does not constitute a money bill, and finance secretary on behalf of president is the custodian of the contingency fund of India under article 267. Now prime minister as well as election commission of India salary is not charged upon the consolidated funds. अब ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्राइम मिनिस्टर का और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सैलरी इज़ नॉट चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया. कंसोलिडेटेड, अब ये CAF क्या है?
कंसोलिडेटेड फंड से क्या क्या सैलरी निकालते हैं? आप स्पीकर का निकाल सकते हो, डेप्यूटी स्पीकर का निकाल सकते हो, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सीएजी, जजेस और सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे केवल स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जजेस और सीएजी केवल इन्हीं का है। तो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जजेस, सीएजी और सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी अदर जजमेंट, तो उस केस में ही सिर्फ निकाल सकते हो। दैट मीन्स कि प्रधानमंत्री की सैलरी हो गई, प्रेसिडेंट की सैलरी हो गई या वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी हो गई, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। Similarly, disbursement money out of the contingency fund, not part of the consolidated fund of India. Now, Department of Economic Affairs prepares the union budget, and provision of fines or penalties are not part of the money bill. Similarly, अभी मैंने बताया था कि contingency fund से disburse करना is not a part of money bill. Similarly, fines and penalties are not part of the money bill. Now, Article 110 110 subclause 3, Parliament cannot put to vote the charged expenditures. ठीक है. Now, following are the 4 ways through which Parliament exercises control over public finances. तो 4 ways through which Parliament exercises control over public finances. तो एक हो गया withdrawal from Consolidated Fund of India only after passage of appropriation bill, placing the annual financial statement before the Parliament, grants and vote on account as given in Article 115 and 116. तो ये भी है and finance bills. ठीक है. तो 4 तरीके, the 4 ways through which Parliament exercises control over public finances. 4 ways through which Parliament exercises control over the public finances. तो CFI से पैसा निकालने से पहले आपका appropriation bill होना चाहिए. Then placing of annual financial statement before the Parliament. That is also another way through which Parliament exercises control over the public finance. Then grants and vote as per Article 115 and 16. Grants and vote on account. एंड फाइनली फाइनेंस बिल्स. तो इन माध्यमों से पब्लिक फाइनेंस को कंट्रोल करता है पार्लियामेंट. नाउ ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, यहाँ से हम अगले वीडियो में देखते हैं. ओके सो अब हम यहाँ से देख रहे थे ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट एक होता है 1923 में पास किया गया था. प्री इंडिपेंडेंस का एक्ट है, इसके बारे में देख लो, शायद मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा जा सकता है. ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट. सो अ मिनिस्टर टेक्स ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, ये तो मैं पहले भी देख चुका हूँ. ये हम कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं या जिनको कोई पोर्टफोलियो अलॉट हुआ है उनकी बात कर रहे हैं, तो उनको ओथ ऑफ ऑफिस एज वेल एज सीक्रेसी दिलाई जाती है. देयरफॉर इफ अ बजट इज डिस्क्लोज्ड बिफोर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर, द फाइनेंस मिनिस्टर विल हैव टू इंडिविजुअली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिजाइन. सो इफ अ बजट इज disclosed before being introduced in the legislature, the finance minister will have to individually take responsibility and resign. ठीक है. फिर आर्टिकल 276 सब क्लॉज 2 की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल सीलिंग ऑन प्रोफेशनल टैक्स की बात करता है. ये सीलिंग ऑन प्रोफेशनल टैक्स, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सीलिंग है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सीलिंग ऑन प्रोफेशनल टैक्स है. 276 सब क्लॉज 2. देन 60th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 की बात करें, 60th अमेंडमेंट 1988, ये बेसिकली इसी को मेरे ख्याल से अमेंड किया है, और ये प्रोफेशनल टैक्स जो है इसको बढ़ा दिया है 2500 इन प्लेस ऑफ 250 रुपीज़. ठीक है. तो 60th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 टॉक्स अबाउट द इंक्रीजिंग ऑफ प्रोफेशनल टैक्स फ्रॉम 250 रुपीज़ टू 2500 रुपीज़. नाउ प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ नीडेड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. ठीक है. अभी जैसे मैंने ऊपर 4 चीज़ बताई थी कि देयर आर 4 वेज थ्रू विच द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द पब्लिक फाइनेंसेस. उसमें था अप्रोप्रिएशन बिल और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर ग्रांट्स था और वोट एंड अकाउंट था 115 और 116 आर्टिकल में, और फाइनेंस बिल्स थे. अब उसी तरह से ये है कि प्रायर सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ नीडेड इन केस ऑफ द फॉलोइंग नेचर ऑफ बिल्स. तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स करना है तो आर्टिकल 1 के तहत, आई एम सॉरी नॉट आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 के तहत, तो ये आर्टिकल 3 के तहत, तो आपको प्रायर सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट लेना पड़ेगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स के लिए. Then affecting taxation which also involves states. Affecting taxation which also involves states. Altering the boundaries of the states. Again इसकी बात भी हम मतलब पहले पॉइंट में ही कर चुके हैं. Formation of new states या फिर altering the boundaries of the states. Then affecting taxation which also involves states. मतलब कोई ऐसा taxation में छिड़कानी करना जिससे कि federal nature of tax प्रोसीड्स चेंज हो रही हों बिटवीन यूनियन एज वेल एज द स्टेट्स. तो सच एज GST या IGST की बात करें, अगर उसमें कुछ चेंजेस ले आना होता है
तो उसके लिए आपको प्रायर सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट लेना पड़ेगा, और मनी बिल तो है ही फिर। तो ये आपके 4 सिचुएशंस हैं जिसमें कि प्रायर सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट लेना ज़रूरी है। और इस पे सवाल यूजुअली बन जाते हैं स्टेट्स वाले पे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स या फिर ऑल्टरिंग बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स, तो वहाँ पे प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट लेना ज़रूरी बन जाता है। देन affecting taxation which also involves states, affecting taxation which also involves states, and money bill तो सबको पता है। Then if we talk about the cut motion, so cut motion is adopted by the house and the government does not have the numbers, it is obliged to resign। ठीक है, तो कट अदर टाइप्स ऑफ कट मोशंस आर, ये बेसिकली एक्सपेंसेस को, किसी पॉलिसी में एक्सपेंसेस को कम करने के लिए होता है कट मोशन। तो टोकन कट हो सकता है, और पॉलिसी कट हो सकता है, और फ्रूगैलिटी कट हो सकता है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैं, इनके डिस्क्रिप्शंस देख लेना, बहुत मैटर नहीं करता एग्ज़ाम के लिए, बट देर आर टोकन कट्स, पॉलिसी कट, फ्रूगैलिटी कट, तो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कट मोशन। ठीक है, देन देर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लोजर मोशंस। तो अभी कट मोशन बताया, अब क्लोजर मोशंस बता रहे हैं। अब उनमें से एक गुलिटोन होता है। गुलिटोन इज़ वन ऑफ द क्लोजर मोशंस, and in this the undiscussed clauses of bill are also put to vote along with the discussed ones due to want of time. The undiscussed clauses of a bill are also put to vote. The undiscussed clauses of a bill are also put to vote along with the discussed ones due to lack of time. So that is one of the there are 4 types of closure motions. तो उसमें हमने सिर्फ गुलिटोन की बात की। अभी बाकी 3 टाइप्स कौन से हैं ये आप देख लेना। तो कट मोशन मैंने बताया, पॉलिसी कट, फ्रूगैलिटी कट, टोकन कट, और क्लोजर मोशन में मैंने गुलिटोन बता दिया। फिर CCMP फॉर रेलवे जोन्स, ये क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कॉन्स्टिट्यूट्स कंसल्टेटिव कमिटी फॉर रेलवे जोन्स। ठीक है, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव जोन्स आर इलेक्टेड एज मेंबर्स। नाउ ये एक वन ऑफ द लेसर नोन फैक्ट्स है, आपको याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो कौन बनाता है ये, पहले तो इसका नाम याद रखो। इसका नाम होता है कंसल्टेटिव कमेटी फॉर रेलवे जोन्स। कंसल्टेटिव कमेटी फॉर रेलवे जोन्स, इस कमेटी का नाम होता है कंसल्टेटिव कमेटी फॉर रेलवे जोन्स। एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव जोन्स आर इलेक्टेड एज मेंबर्स। एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कॉन्स्टिट्यूट्स दिस कमिटी। विच कमिटी? कंसल्टेटिव कमिटी ऑन रेलवे जोन्स। सो कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स फॉर रेलवे जोन्स। ठीक है, तो कंसल्टेटिव कमेटी फॉर रेलवे जोन्स कौन बनाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स बनाती है। कंसल्टेटिव कमेटी फॉर रेलवे जोन्स कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स बनाती है। एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव जोन्स आर इलेक्टेड एज मेंबर्स। ठीक है, काफ़ी माइन्यूट सा पॉइंट था, पहले का भी नहीं पढ़ा मैंने ये। नाउ इफ़ द फाइनेंस बिल इज़ नॉट अ मनी बिल, अभी मैंने क्या बोला था, ऊपर एक जगह पढ़ा था कि ऑल फाइनेंस बिल्स आर नॉट मनी बिल्स बट every money bill is a finance bill। ठीक है, every money bill is a finance bill but each finance bill is not a money bill, ये मैंने ऊपर पढ़ा था। अब देखो, if the finance bill is not a money bill, Rajya Sabha can hold it like an ordinary bill. However, if the finance bill is a money bill, Rajya Sabha can stop it for only 14 days. Thus, Rajya Sabha can stop a finance bill in some cases। ठीक है, तो यही यहाँ से सिद्ध करने की बात कर रहा था मैं, बिकॉज मैंने इनिशियली बताया था ड्यूरिंग प्रीवियस वीडियोस कि नॉट एवरी फाइनेंस बिल इज़ मनी बिल। तो इन सच फाइनेंस बिल्स विच आर नॉट मनी बिल्स, द राज्य सभा कैन treat it as an ordinary bill and detain it for more than 14 days. Then 44th Amendment 1978 की बात करें तो right to property ceased to be a fundamental right and became a legal right। तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में मैंने बताया था 22 मेंबर्स होते हैं, ओल्डेस्ट 1921 में बनी है ये, और 15 मेंबर्स लेते हैं आप लोकसभा से, और इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर्स थ्रू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो ये पूछ सकता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 15 लोकसभा से लेते हो, 7 राज्यसभा से लेते हो, तो उसमें 15 जो आते हैं वो एक्चुअली इलेक्ट होके आते हैं फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, लेकिन जो 7 आपके राज्यसभा से आ रहे हैं वो एक्चुअली नॉमिनेट करके आते हैं, नॉट इलेक्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट माइन्यूट पॉइंट है इसमें। नाउ द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी इज़ नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज़ नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, who is usually I think a minister of opposition. Now chairman of public account committee is nominated by the speaker। and दूसरी चीज़ मैंने बताई कि इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, ओल्डेस्ट कमेटी है 1921 की, 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं।
तो 15 जो आते हैं लोकसभा से वो इलेक्ट होके आते हैं और 7 जो आते हैं राज्यसभा से वो नॉमिनेट होके आते हैं। दैन एस्टिमेट्स कमेटी, ये भी काफ़ी पुरानी है बट नॉट दी ओल्डेस्ट, 1950 में बनी थी ये, और इसमें 30 मेंबर्स होते हैं। लार्जेस्ट कमेटी है ये, और ये 30 मेंबर्स entirely drawn out of the Lok Sabha. Now entirely from Lok Sabha, and chairman is appointed by the speaker. Estimates committee suggests alternative economic policies, मैंने पहले भी बताया है. Then committee on public undertakings की बात करें तो ये a minister is not eligible to be a member here. तो यहाँ पे बेसिकली disinvestments of the PSUs की बात होती है और मिनिस्टर यहाँ पे नहीं आ सकता. मिनिस्टर इज़ नॉट एलिजिबल टू बी अ मेंबर हियर. तो ये कंडीशन तो ऊपर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए भी लागू होती है कि अ मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. ऊपर हम जब पढ़ रहे थे कि देयर आर 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, जिसमें से 16 लोकसभा में है और 8 राज्यसभा में है. तो मोस्ट ऑफ दोज कमिटीज़ में मिनिस्टर नहीं होते हैं. ठीक है. फिर कमेटी ऑन पेटिशंस की बात करें तो ये एक फंक्शनल कमेटी है. कमेटी ऑन पेटिशंस, इसमें 25 मेंबर होते हैं और 15 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha. A minister is not nominated in this committee. It also looks into petitions from individuals or associations on wider subjects. The Joint Committee on Salaries of Member of Parliament is a subcommittee of Housekeeping Committee. Now, actually, there is this Housekeeping Committee, which is more or less related to the day-to-day affairs of the House, procedural and administrative affairs of the House. So, उसकी एक सब कमेटी होती है, दैट इज़ जॉइंट कमेटी ऑन द सैलरीज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज ऑफ एमपी. जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज ऑफ एमपी इज़ अ सब कमेटी ऑफ द हाउसकीपिंग कमेटी. एंड देन वी हैव बिजनेस एडवाइजरी कमेटी. सो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी रेगुलेट्स द प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउस. तो टाइम टेबल ऑफ द हाउस इज chalked out by the business advisory committee. And then we have rules committee. Now इसमें changes in the ROPCOB ये suggest करता है. Similarly, committees on subordinate legislation and government assurances भी एक होती है. Committees on subordinate legislation and government assurances. Then CAG की अगर बात करें, it is not a tool of parliamentary control over public expenditure. CAG is not a tool of parliamentary control over public expenditure. ठीक है, क्योंकि वो post-mortem analysis करता है once the expenses have already been made. तो how can it be a parliamentary control over public expenditure? Now, Public Account Committee, Estimates Committee, Committee on Public Undertakings, these three, however, are ways or parliamentary tools to control the public expenditure. ठीक है, whereas CAG is not. Then the provision of calling attention motion. Calling attention motion is an Indian parliamentary invention in 1954. ठीक है, तो calling attention motion is also an Indian concept. It is not been taken from any other country's parliamentary procedures. Calling attention motion हमारे यहाँ इंडिया में स्टार्ट किया गया था 1954 onwards. To call the attention of a minister towards any matter of urgent public importance. Call the attention of a minister किसी matter of urgent public importance के लिए to call the attention of a minister. Now it is like adjournment but minus the element of censure towards the government that is inherent in adjournment motion. Now call attention motion is passed to actually call the attention of a minister on a matter of urgent public importance. Now call attention motion में कोई censure नहीं होता है, whereas adjournment motion में भी objective same होता है, to call the attention of a minister on a matter of urgent public importance, but there in case of adjournment motion there is an element of censure against the ruling government as well, or at least against that minister. ठीक है, whose attention is called. So calling attention motion हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट है, जुगाड़ है, 1954 से चला आ रहा है. ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में. नाउ फिर क्वेश्चंस की बात करते हैं. तो देखो ये अनस्टार्ड क्वेश्चन क्या है और स्टार्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं. तो ट्रिक ये होती है कि स्टार्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जिसमें एस्ट्रिक लगा देते हैं, दे आर यूजुअली मोर लिबरल. ये मैंने एक ट्रिक बनाई थी. तो लिबरल मतलब ओरल है, आप बातों बातों में कर सकते हो. तो स्टार्ड क्वेश्चन. देन अलाउज क्वेश्चंस बट ओनली 20 स्टार्ड क्वेश्चंस इन अ डे. और इसमें क्वेश्चंस भी अलाउड होते हैं, लेकिन लिमिट है कि 20 स्टार्ड क्वेश्चंस इन अ डे ही हो सकते हैं. नाउ द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर फंक्शंस ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू एडजॉर्नमेंट, क्वेश्चन आवर एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस. अभी मैंने ऊपर बताया था कि कंट्रोल ओवर द वेयर इज़ दैट कंट्रोल ओवर द पब्लिक एक्सपेंडिचर. तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पब्लिक अकाउंट कमेटी है, CAG नहीं है. एस्टिमेट्स कमेटी है. एस्टिमेट्स कमेटी का काम होता है ना टू सजेस्ट ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़. देन कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, वो भी एक पार्लियामेंट्री टूल है टू कंट्रोल द पब्लिक एक्सपेंडिचर, राइट. तो अब यहाँ हम बता रहे हैं स्टार्ड क्वेश्चंस एक दिन में 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते, दे आर मोर लिबरल.
अनस्टार्ड की बात करें तो दे डू नॉट इन्वॉल्व ओरल आंसर, उनमें रिटन आंसर चाहिए होता है एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते उसमें। जबकि यहाँ पे जो है आप मेरे ख्याल से सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन स्टार्ड में बिकॉज स्टार्ड आर मोर लिबरल तो पूछे जा सकते हैं। नाउ द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर फंक्शंस ऑफ मिनिस्टर थ्रू एडजोर्नमेंट, क्वेश्चन आर एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। ठीक है, एडजोर्नमेंट से आप पूछ सकते हो, कॉलिंग अटेंशन से भी पूछ सकते हो वैसे, फिर क्वेश्चन आर से पूछ सकते हो और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस से भी पूछ सकते हो जो कि आप स्टार्ड क्वेश्चन के माध्यम से पूछते हो। तो दीज आर द 3 ways or 4 ways through which you can hold a minister accountable. Then the Secretariat of Parliamentary was started in January 1926 by the then President of the Central Legislative Assembly, विठल भाई पटेल। तो विठल भाई पटेल ने सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट इस्टेब्लिश किया था जनवरी 1926 में। और आर्टिकल 98 की बात करें तो ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल हैव अ सेक्रेटेरिएट independent of the executive. Similarly, the office of the parliamentary secretary started in 1952 as the Indian Parliament was set up on May 13, 1952. तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन पार्लियामेंट गॉट सेटअप ऑन May 13, 1952 एंड देयर आफ्टर जो पार्लियामेंट का एक सेक्रेटरी होता है उसका भी एक ऑफिस बना दिया था। ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1952। जैसे कि हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह होते हैं तो वैसे ही यहाँ पे भी आपके एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते हैं whose office was established in 1952, parliamentary secretary. Then Indian Parliament was set up on May 13, 1952 and the concept of Parliament Secretariat was established by the Vithal Bhai Patel, who was the then President of the Central Legislative Assembly of the British government. And तो उन्होंने तो 1926 में ही स्टार्ट कर दिया था Secretariat of our Parliament. Then the Minister of Parliamentary Affairs nominates the Member of Parliament on committees, councils, boards, commissions, etc. set up by the Government of India in various ministries. ठीक है, तो Minister of Parliamentary Affairs nominates the MPs on committees, councils, boards, committees, council and boards, committees, councils and boards में MPs को कौन नॉमिनेट करता है? तो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स करता है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने ऊपर बताया था जब कमिटीज़ पढ़ रहे थे हम लोग तो उसमें जो यहाँ पे हमने देखा था, देखो ये द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये कंसल्टेटिव कमेटी एक और पार्लियामेंट्री कमेटी ही तो है। तो इसमें ये जो मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ये कौन तय कर रहा है कि कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स फॉर रेलवे जोन्स, ये इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन जाएगा ये तय करेगा मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे वो एक एग्जांपल के तौर पे याद रखो इस पॉइंट के लिए। द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नॉमिनेट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ऑन कमिटीज़, काउंसिल्स एंड बोर्ड्स एट्सेट्रा सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वेरियस मिनिस्ट्रीज़। तो फॉर एग्जांपल उसमें कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स फॉर रेलवे जोन्स, तो रेलवे मिनिस्ट्री में वन ऑफ द कमिटीज़ है वो, जिसमें कि एमपी जो है मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नॉमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से अन्य कमिटीज़, काउंसिल्स, बोर्ड्स वगैरह में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाएंगे वो कौन नॉमिनेट या चूज़ करता है? मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स करता है चूज़। देन कैबिनेट कमिटी आर नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई ऑलरेडी नो दैट दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। कैबिनेट कमिटीज़ आर सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर एज पर द एग्जिजेंसीज ऑफ द टाइम। ठीक है, कैबिनेट कमिटीज़ आर मोस्टली चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एज लॉन्ग एज ही इज़ द मेंबर ऑफ दैट कमिटी, otherwise some other minister can also become the chairman. Now this is not a convention, I mean this is simply a convention कि prime minister mostly chairs the cabinet committees of which he is a member of. Then public account committee की हमने बात कर दी कि it submits its report to the speaker of the Lok Sabha. It cross checks the government financial accounts based on the report of the comptroller auditor general to highlight the misuse and misappropriation of public expenditure and recommends action against authorities who have misappropriated the funds. The speaker nominates the chairman of the public account committee. Most important line यहाँ पे है, the speaker nominates the chairman of the public account committee. Now you might ask, public account committee में जो 15 members लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 members राज्यसभा से लिए जाते हैं, तो वो 15 लोकसभा वाले तो इलेक्ट होके आते हैं और 7 राज्यसभा वाले नॉमिनेट होके आते हैं। तो जो नॉमिनेशन कौन कर रहा है 7, तो वो मेरे ख्याल से मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कर रहा होगा। ठीक है, वेर एज अगर हम पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन की बात करें सो दैट इज़ नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस। ठीक है,
फिर अभी विट्ठल भाई पटेल के बारे में देख रहे थे, 1926 में ही जो वो प्रेसिडेंट थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सेक्रेटेरिएट ऑफ आवर पार्लियामेंट इस्टेब्लिश कर दिया था। देन 1952 में 13 को हमारा इंडियन पार्लियामेंट सेटअप हुआ था, एंड द सेम ईयर एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का ऑफिस भी सेटअप कर दिया गया था, ठीक है। देन आर्टिकल 1998 में यही लिखा हुआ है कि ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल हैव अ सेपरेट सेक्रेटेरिएट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। नाउ मूविंग ऑन, फाइनेंशियल कमिटीज़ इंक्लूड, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एंड एस्टिमेट्स कमिटी। दीज आर द 3 committees थ्रू विच देयर इज़ अ check on public expenditure. Now the Committee of Welfare of SC/ST, the Committee on Welfare of SC/ST is a department related standing committee, one of the 24 standing committees. तो Committee of Welfare of SC/ST ये भी एक DRSC है, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि Committee on Subordinate Legislation and Government Assurances one of the lesser known committees है वो भी, तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी है, one of the 24 DRSCs, ठीक है। उसी तरह से Committee on Welfare of SC/ST वो भी एक DRSC। Now a JPC for probing 2G spectrum scam was formed. Then Lok Sabha passed its approval in 24th of February 2011, while Rajya Sabha passed its approval on 1st of March 2011. तो JPC में क्या होता है कि 30 MPs जाते हैं और 20 from Lok Sabha, 10 from Rajya Sabha were included in the JPC. The committee was headed by Chacko. तो ये उनका नाम है, याद कर सकते हो कि अभी तक JPC 2G स्पेक्ट्रम स्कैम केस में बनाई गई थी 2011 में, और बनाने का रेजोल्यूशन जो था वो 24 फरवरी लोकसभा में पास हुआ 2011 और राज्यसभा में पास हुआ मार्च 2011 में, और फिर 30 मेंबर की JPC बना दी गई, जिसमें से 20 मेंबर लोकसभा से आ रहे थे और 10 मेंबर राज्यसभा से आ रहे थे। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये 20 मेंबर इलेक्ट हो गए आए थे या नॉमिनेट हो गए आए थे। अगर नॉमिनेट हो गए आए थे तो कौन नॉमिनेट किया था, और फिर इस JPC का चेयर पर्सन या जो हेड था वो चैको था, तो उसे नॉमिनेट किया गया था। तो किसने किया था? मोस्ट प्रॉब्ली उसे स्पीकर नहीं किया होगा नॉमिनेट, और ये जो मेंबर्स हैं मोस्ट प्रॉब्ली उसको मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने किया होगा नॉमिनेट, या फिर इलेक्ट होके आए होंगे, ये देख लेना। देन कोविड लॉकडाउन यूटिलाइज्ड 2 laws, एक एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, राइट। तो अब इसके बाद हम अगले वीडियो में देखते हैं।